नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और अद्भुत बिजनेस अपडेट्स का सेशन। तो हम बात करने वाले वीकली बिजनेस अपडेट्स के बारे में। तो दुनिया की कंपनीज के डेवलपमेंट्स एंड अपडेट्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं, तरह तरह के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड इकोनॉमीज के लेटेस्ट ग्रोथ नंबर्स यानी उनके परफॉर्मेंसेस के नंबर, ये सभी चीजों के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आप आते आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपडेट यहाँ पे बिटकॉइन को निकल के आ रहा है। तो बिटकॉइन में हाल ही में काफी गिरावट देखने मिली है। इसका मेजर कारण ये निकल के आ रहा है कि यूएस के जो क्रेडिबल प्रोफेशनल्स है, जैसे अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन हो गई या न्यूयॉर्क स्टेट के अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स, ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के द्वारा कुछ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में इनके द्वारा नेगेटिव कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। तो जेनेट येलेन का मानना है कि बिटकॉइन इज एन एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट वे ऑफ कंडक्टिंग ट्रांजैक्शंस। लेटिशिया जेम्स के मुताबिक टेदर, जो कि एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, उनका कहना है कि ये क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है और स्टेबल कॉइन को भी वर्जित कर दिया है। स्टेबल कॉइन भी क्रिप्टो करेंसी है। स्टेबल कॉइन हैज बीन बार्ड व्हिच इज यूज्ड टू बाय बिटकॉइन ऑन क्रिप्टो एक्सचेंजेस फ्रॉम ट्रेडिंग इन न्यूयॉर्क। तो दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को लेके आशंका जताई जा रही है। इसे फॉर्मल एक्सेप्टेंस मिलने में शायद काफी वक्त लग सकता है या फिर मिले ही नहीं। आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है ये क्रिप्टो करेंसी को लेके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये देख सकते हो, बिटकॉइन अपने सबसे उच्चतम स्तर पर था। यहाँ पे करीब $58,000 तक का मार्क इसने छू चुका था एंड इसके बाद ये फ्री फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देख रहे हो। अगला अपडेट यहाँ पे हुंडई मोटर इंडिया को निकल के आ रहा है। तो हुंडई इंडिया ने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने का विचार कर लिया है, स्पेशली एसयूवी लाइन। हुंडई वेन्यू, क्रेटा और टक्सन जैसे मॉडल्स काफी मशहूर है एंड ये काफी बिकते भी है। अगर हम 2020 की बात करें तो करीब 1.8 लाख यूनिट्स हुंडई ने इंडिया में सेल्स की है और देखा जाए तो इंडिया में एसयूवी सेल्स एक अपवर्ड ट्रेंड ही दिखा रहा है। फॉर इंस्टेंस 2019 में एसयूवी सेल्स वर अप बाय 25% ऑफ द टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स। 2020 में ये 29% तक चला गया था एंड अगर हम ये साल के जनवरी की बात करें तो इट एक्चुअली सर्ज टू 33%। और बाय द वे हुंडई इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है एंड टोटल 11 मॉडल्स वो करंटली इंडिया में ऑफर कर रही है। लेकिन इनके पोर्टफोलियो में एमपीवी यानी मल्टीपर्पज व्हीकल का लाइनअप अभी तक है ही नहीं। तो कंपनी की तरफ से यह आ रहा है कि वो जल्दी अपने पोर्टफोलियो में मल्टी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन लाइन ऐड करने वाली है एंड हमें आने वाले टाइम में एक और एसयूवी हुंडई की तरफ से लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। अगला अपडेट यहाँ पे डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को निकल के आ रहा है। तो ओकोंजा ओवेला वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ। शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन एंड द फर्स्ट वुमन टू होल्ड दिस जॉब। तो ये नाइजीरिया की फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी है एंड शी स्टडीड इकोनॉमिक्स एट हार्वर्ड एंड एमआईटी। मोर ओवर उन्होंने वर्ल्ड बैंक में 25 साल काम किया है। बेसिकली डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट थी एंड इनका कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में काफी ज्यादा रह चुका है। So her rival to this position at WTO was the South Korea's trade minister Yo Myung-hee, who actually withdrew her candidacy on 5th of Feb soon after Biden took the office. Trump was totally against Okonja Iweala's nomination as he thought that she lacked experience. Well, now that Trump is gone, Okonja managed to get this position. तो अभी इनके सामने भी काफी चैलेंजेस निकल के आएंगे आफ्टर टेकिंग अप एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ। जैसे बहुत सी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस ने डब्ल्यूटीओ के रोल पे आशंका जताई है। क्रिटिसिज्म मिला है कि डब्ल्यूटीओ चाइना की तरफदारी करता है, थोड़ा सा उस पर बायस्ड है क्योंकि चाइना ट्रेड अब्यूसेस करता रहता है, उस पर डब्ल्यूटीओ तो कुछ करता नहीं है। इवन फॉर दैट मैटर अदर मेंबर कंट्रीज हु आर एक्चुअली यूजिंग अनडिक्लेयर्ड सब्सिडीज, इस पे भी काफी कंसर्न्स जताए गए। अगला अपडेट यहाँ पे चाइना को निकल के आ रहा है। तो चाइना अभी यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है, ओवरटेकिंग यूएस इन 2020। अगर हम ट्रेड नंबर की बात करें तो पिछले साल चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच में करीब $709 बिलियन वर्थ का ट्रेड हुआ था as compared to US and European Union at just $671 billion. Well, चाइना की तरफ से ये काफी अच्छे नंबर्स निकल के आए since China was the only country in the world to see a positive growth in 2020. एंड इंपोर्ट्स की बात करें तो चाइना से यूरोपियन कार्स एंड लग्जरी गुड्स की डिमांड काफी ज्यादा निकल के आई है एंड चाइनाज एक्सपोर्ट्स टू यूरोपियन यूनियन बेनिफिटेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर मेडिकल इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 2020 में चाइना यूरोप का अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर था। इसका मेजर कारण ये निकल के आ रहा है कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों में इजाफा देखने मिला है। इंपोर्ट्स करीब 5.6% से बढ़े एंड एक्सपोर्ट्स करीब 2.2% से बढ़े। और अगर हम यूरोपियन यूनियन के ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो चाइना के साथ वो करीब $199 बिलियन से $219 बिलियन तक बढ़ चुका है। अब क्योंकि अमेरिका यूरोप की बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है फॉलोइंग यूके, इन दोनों कंट्रीज के ट्रेड यूरोपियन यूनियन के साथ अभी काफी गिर चुके हैं।
यूरोपियन यूनियन और यूएस के ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट्स करीब 13.2% से गिर चुके हैं एंड एक्सपोर्ट्स करीब -8.2% से कम हो चुके हैं। 2020 में यूएस और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड $61 बिलियन तक का मार्क छू चुका था। 2019 के मुकाबले काफी ये कम निकल के आया है। 2019 में ये ट्रेड करीब $746 बिलियन था। अगर हम ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो रियल वैल्यू टर्म्स में ये करीब 7.6% से बढ़ेगा आफ्टर एन एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 13.5% इन 2020 टू $16.4 ट्रिलियन। अगला अपडेट यहाँ पे यूके की इकोनॉमी को निकल के आ रहा है। तो ऑफिशियल डेटा के मुताबिक यूके की इकोनॉमी 2020 में कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। करीब 9.9% का कॉन्ट्रैक्शन 2020 में हमें देखने मिला है और माना जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्शन अपने आप में ही सबसे शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन रह गया है। अगर हम ओवरऑल यूके के 300 साल के डेटा की बात करें तो इट वाज द वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन सिंस रिकॉर्ड्स बिगन एंड लाइकली द शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन ओवरऑल इन 300 इयर्स। तो G7 नेशंस में यूके का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। क्वार्टर 4 में यूके की इकोनॉमी करीब 1% से बढ़ी है। अब वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न तो यूके फेस कर ही रहा है। उसके अलावा यूके हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कोरोना वायरस डेथ रेट्स with more than 1 lakh having so far died from COVID. Also, the country has been one of the fastest countries in the world at rolling out the coronavirus vaccine. एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एंड फाइजर एंड मॉडर्ना की तरफ से जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो यूके ने अप्रूव की है और वो सबसे फास्टेस्ट हो रहा है अगर हम बाकी के मुल्कों से कंपेयर करें तो। बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से हाल ही में फोरकास्ट के नंबर्स निकल के आ रहे हैं कि उनके मुताबिक यूके की इकोनॉमी 2021 में करीब 5% से ग्रो करने वाली है। कंसिडरिंग द लॉकडाउन पुट इन प्लेस इन जनवरी वुड डिले दिस रिकवरी। मोर ओवर ब्रेक्सिट के भी रेपरकशंस यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। बाकी G7 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो यूएस इकोनॉमी 3.5% से श्रिंक की है, कनाडा 5% से कॉन्ट्रैक्ट की है, जर्मनी श्रैंक बाय 5%, फ्रांस कॉन्ट्रैक्टेड बाय 8.3% एंड इटली 8.8% से कॉन्ट्रैक्ट की है। अगर हम जापान की बात करें तो जापान ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड बाय 4.8%। अगर हम ब्रिटेन के अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये भी अभी हाल ही में 5.1% तक का अनएम्प्लॉयमेंट फिगर निकल के आया है जो कि अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है अगर हम पिछले 5 साल के ट्रेंड की बात करें तो। इनफैक्ट ये रेट आगे आने वाले टाइम में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि यूके की सरकार फर्लो स्कीम जो यूके में अभी चल रही है वो शायद बंद कर सकती है, तो इससे फिर अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, है ना। अगला अपडेट यहाँ पे जापान को निकल के आ रहा है। तो जापान के भी हाल ही में जीडीपी नंबर सामने निकल के आए। तो रीसेंट क्वार्टर यानी अक्टूबर और जनवरी के नंबर्स करीब पॉजिटिव 3% सामने निकल कर आए। पिछले क्वार्टर में ग्रोथ करीब 5.3% देखने मिली थी, लेकिन ओवरऑल 2020 के नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव में ही निकल के आए। जापान इकोनॉमी श्रैंक 4.8% ओवर द फुल ईयर व्हिच इज इट्स फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन सिंस 2009। इसका मेन कारण डोमेस्टिक कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स में गिरावट की वजह से ये नेगेटिव फिगर हमें देखने मिला है। तो कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स जापान के ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात करें तो प्राइवेट कंजम्पशन जो कि 50% से ज्यादा जापान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है वो 2.2% से बढ़ा है। ग्रोथ अभी भी स्लो है। लॉकडाउन और पेंडेमिक के केसेस के चलते पिछले साल के दिसंबर महीने में जापान की सरकार ने स्टिमुलस लाने की अनाउंसमेंट की थी जिसमें करीब $708 बिलियन का पैकेज लाया गया था। इससे ऑफ कोर्स जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो 3 ट्रिलियन से ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लेटेस्ट जीडीपी के नंबर सामने निकल कर आए हैं हाल ही में। Q3 यानी क्वार्टर 3 का डेटा मॉस्पी की तरफ से निकल के आया है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये क्वार्टर में इंडिया का जीडीपी 0.4% से बढ़ा है। पिछले 2 क्वार्टर से इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट ही की है, लेकिन इस बार ये पॉजिटिव में निकला है। अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 की बात करें तो ये करीब -8% का कॉन्ट्रैक्शन दिखाया है। मॉस्पी के द्वारा पिछले 2 क्वार्टर के फिगर्स भी रिवाइज हो चुके हैं। Q2 यानी जुलाई टू सितंबर में जीडीपी ग्रोथ -7.3% निकल के आया है जो कि पहले -7.5% का नंबर निकला था। क्वार्टर 1 यानी अप्रैल टू जून में जीडीपी 24.4% से कॉन्ट्रैक्ट की है। ये रिवाइज्ड फिगर है 24.4। इससे पहले जो नंबर निकल के आया था वो 23.9% का निकल के आया था, नेगेटिव 23.9%। तो ये 2 रिविजन्स इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स पॉजिटिव में निकले हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले 2 क्वार्टर में नेगेटिव जोन में ही रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले टाइम में ये नंबर ऊपर उठेगा जैसे जैसे यूनियन बजट की चीजें इंप्लीमेंट होगी, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह। तो खैर ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि आगे इसके नंबर्स कैसे निकल के आते हैं। अगला अपडेट यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों को निकल के आ रहा है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल $67 पर बैरल तक का मार्कअप छू चुका था। सऊदी की तरफ से ऑयल प्रोडक्शन घटाने की खबर और रिच कंट्रीज अमीर देशों में वैक्सीन के रोल आउट की प्रक्रिया शुरू होने पर एनालिस्ट और ट्रेडर्स का भी पॉजिटिव सेंटीमेंट निकल के आया है।
उनका ये मानना है कि डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। जैसे-जैसे रेस्ट्रिक्शंस हटेंगे, वैसे-वैसे फिर डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसके चलते फिर ऑयल एक पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखा रहा है। आखिरी अपडेट यहाँ पे जैगुआर और लैंड रोवर को निकल के आ रहा है। तो कंपनी के द्वारा अनाउंसमेंट आ चुकी है कि 2025 तक कंपनी ऑल इलेक्ट्रिक कार बन जाने वाली है। यानी 2025 के बाद से कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बनाएगी। तो करीब 2030 तक उनके पोर्टफोलियो के ओवरऑल लाइनअप में हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक कार देखने मिल सकता है। तो कंपनी आने वाले टाइम में करीब 2.5 बिलियन पाउंड्स इस पे खर्चेगी। जैगुआर लैंड रोवर फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करने का विचार कर रहे हैं। तो इससे फिर जो टेल पाइप इमिशन है वो नहीं निकलेगा और वाटर एक इसका लौता बाय प्रोडक्ट रहेगा। अब यूके की सरकार 2030 तक सभी पेट्रोल और डीजल कार्स को बैन करने का प्लान कर रही है। तो जो भी दुनिया भर की कार मैन्युफैक्चरर्स है उन पे अभी एक प्रेशर आ चुका है कि हाई परफॉर्मिंग इलेक्ट्रिक कार्स विद लग्जरी फील मार्केट में जल्द से जल्द ला दिया जाए। बाकी लग्जरी ब्रांड बेंटली मोटर्स के द्वारा भी 2030 तक ऑल इलेक्ट्रिक होने का अनाउंसमेंट आ गया है। तो अगर हम जनरल मोटर्स की बात करें, इवन दिस कंपनी सेड दैट इट एम टू हैव अ जीरो टेल पाइप एमिशन लाइनअप बाय 2035। तो ऐसे करके सभी अभी जो मेजर ब्रांड्स है, लग्जरी ब्रांड्स, कार मेकर्स, वो इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। तो अगेन हमें आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक कार्स लग्जरी सेगमेंट्स में ज्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। कौन सा अपडेट, कौन सा न्यूज आपको इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वेल, रैप अप करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, वी आर हैप्पी टू वेलकम यू टू द बेस्ट कोर्स ऑन लर्निंग अबाउट इकोनॉमी starting 8th of this month. Very affordable premium current affairs are available on YouTube and PT website. An excellent annual GK compilation 2020 is ready. Buy now from the bookstore. So we now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make full use of it. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।